मेरा नाम आरती शर्मा है और मेरी आयु 27 साल है। मेरा जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ। आज से 11 साल पहले मेरी शादी संजय त्यागी से हुई थी। उस समय वे मुझसे 10-12 साल बड़े थे, पर उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी गरिमा थी कि उम्र का फर्क महसूस नहीं होता था। मैं रूप रंग में साधारण से बेहतर थी, जबकि संजय मुझसे कहीं ज्यादा आकर्षक और शक्तिशाली पुरुष थे। उनकी आयु मुझसे अधिक लगती थी, लेकिन उनका प्रभावशाली अंदाज उन पर बहुत जंचता था। संजय एक सरकारी अफसर हैं और उनकी पोस्टिंग हमेशा से दिल्ली में रही। हमारे घर में 3 नन्हे फरिश्ते हैं जो हमारे जीवन का केंद्र हैं। शादी के 2 साल बाद जब मैं पहली बार माँ बनी तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन इस खुशी की कीमत मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी की तन्हाई से चुकानी पड़ी। संजय मुझसे हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलने आते थे और यह भी धीरे धीरे कम होता गया। 3 महीने ऐसे ही गुजर गए और फिर वे मेरे करीब आने से भी कतराने लगे। आखिर 9 महीने बाद मैंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के 1.5 महीने बाद संजय फिर से मेरे साथ रहने लगे, पर उनकी तरफ से वह गर्मजोशी और अपनापन गायब हो चुका था। मैं इस कमी को बहुत महसूस करती थी, मगर होंठ सिले रखती थी। समय का पहिया चलता रहा और हमारे घर में 2 और बच्चों का आगमन हुआ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, हमारे बीच दूरियां बढ़ती गईं और मैं घर में घुटन और बेचैनी महसूस करने लगी। हमारी शादी को 9 साल हो गए थे, पर वह मुझे अकेला छोड़कर अपनी अलग दुनिया में खोए रहते थे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। इस तन्हाई और उनकी बेरुखी ने मुझे मानसिक तनाव में डाल दिया। मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। एक शाम संजय घर आए तो बहुत परेशान थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका तबादला मुंबई हो गया है। यह सुनकर मेरी चिंता और बढ़ गई कि पहले तो वह महीने में एक बार ही सही मेरे साथ होते थे और उनका साथ ही मुझे सुकून देता था। अब जब वे मुंबई चले जाएंगे तो मेरी तन्हाई और भी गहरी हो जाएगी। 1 हफ्ते बाद वह हम सबको छोड़कर मुंबई चले गए, मगर अगले ही महीने वह फिर दिल्ली आए और मुझे बच्चों सहित मुंबई ले आए। यहाँ उन्होंने एक अच्छा सा फ्लैट किराए पर लिया और बच्चों को एक बेहतरीन सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। एक दिन संजय ने कहा, आरती आज तैयार रहना, हमें शाम को मेरे एक साथी की शादी में जाना है। ये मेरे लिए हैरत की बात थी, क्योंकि इससे पहले मैं परिवार के लोगों के अलावा किसी भी गैर औपचारिक समारोह में नहीं गई थी। मैंने खामोशी से उनकी बात मान ली और तैयार हो गई। हम बच्चों को घर पर ही छोड़कर ऑटो रिक्शा से वर्ली के एक खूबसूरत होटल में पहुंचे। हॉल में स्त्री और पुरुष एक साथ बैठे थे। हॉल के दरवाजे पर संजय ने अपने दोस्त और उनके परिवार से मेरा परिचय करवाया और हम एक अलग मेज पर बैठ गए। खाना खाते हुए एक व्यक्ति अचानक बिना इजाजत हमारी मेज पर आकर बैठ गया। उसकी यह बेतकल्लुफी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह व्यक्ति आते ही संजय से बड़े दोस्ताना अंदाज में बातें करने लगा। मैंने खाना छोड़ दिया और अपने चेहरे को साड़ी के पल्लू से ढक लिया। बातों बातों में संजय ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, आरती, ये मेरे बॉस शेखर देसाई हैं। शेखर तुरंत बोले, मैं इनका बॉस नहीं हूँ। संजय जी, ये तो छोटी सी बात को पहाड़ बना देते हैं। वह व्यक्ति अब भी मुझे गौर से देख रहा था। मैं अब भी नजरें झुकाए खामोश बैठी थी। इसके बाद वह व्यक्ति संजय से बातें करता रहा और 10-15 मिनट बाद उठकर चला गया। आखिरकार समारोह समाप्त हुआ और हम मेजबानों से इजाजत लेकर बाहर निकल आए और सड़क पर रिक्शा का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में एक कार हमारे पास आकर रुकी। उसमें शेखर ही बैठे थे। उन्होंने कहा, संजय जी, कहाँ जाना है? संजय ने कहा, सर, हमें चेंबूर की तरफ जाना है। उस व्यक्ति ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, आइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। संजय ने पहले तो इनकार करते हुए कहा, नहीं सर, आप क्यों तकलीफन कर रहे हैं, हम रिक्शा से चले जाएंगे। मगर उस व्यक्ति ने कहा, तकलीफ कैसी, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। संजय ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं हिचकिचाते हुए गाड़ी में बैठ गई और संजय अगली सीट पर बैठ गए। रास्ते में संजय और शेखर दोनों बातों में व्यस्त रहे, जबकि मैं उनकी बातों से बेपरवाह बाहर का नजारा देख रही थी। चेंबूर पहुंचकर उस व्यक्ति ने हमें उतार दिया और जाते हुए संजय से कहने लगा, संजय जी, कभी भाभी को लेकर हमारे घर भी आइए। संजय ने कहा, ठीक है, मगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, इसी गली में हमारा घर है, चाय पीकर जाइए। मगर वह उनकी बात अनसुनी करके चला गया। घर आकर मैंने संजय से कहा, क्या जरूरत थी मुझे इस समारोह में ले जाने की, और फिर अब एक अजनबी के साथ गाड़ी में बिठा दिया। संजय ने कहा, वह अजनबी नहीं था, वह मेरा बॉस था। इस समारोह में सब लोग अपने परिवार के साथ आए हुए थे और मेरे दोस्त ने मुझे भी परिवार के साथ आने को कहा था। मैं अकेला जाता तो सब मुझसे नाराज होते। कुछ दिन गुजरे। एक रात संजय देर से घर आए तो उनके साथ शेखर नामक व्यक्ति भी था।
संजय उनके साथ बैठक में बैठ गए और मुझे चाय लाने को कहा। मैंने चाय तैयार की और बैठक के अंदरूनी दरवाजे से संजय को आवाज दी कि चाय ले लीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अंदर ही ले आओ। मुझे यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं कभी भी किसी मेहमान की मौजूदगी में बैठक में नहीं गई थी। खैर, मैं उनके आदेश पर अपना दुपट्टा संभालकर चाय अंदर ले गई। मुझे महसूस हुआ कि शेखर मुझे लगातार घूर रहा था। मैं चाय रखकर तुरंत ही वापस आ गई। दोनों देर तक बैठे बातें करते रहे। 10-15 मिनट बाद संजय मेहमान को विदा करके कमरे में आ गए। मैंने उनसे झुंझलाकर पूछा, आपने मुझे क्यों अंदर बुलाया था? वे कहने लगे, यह मुंबई है और अगर यहाँ हमें रहना है तो सभी लोगों की तरह ही रहना पड़ेगा, वरना सब लोग हमसे मिलना जुलना छोड़ देंगे। और हाँ, शेखर साहब मुझे अपने घर खाने की दावत दे गए हैं। बताओ किस दिन चले? मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना किसी शेखर के घर, लेकिन संजय ने खुद ही कहा कि अगले रविवार को चलेंगे और तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैं खामोश रही। रविवार के दिन संजय ने सुबह 10 बजे कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें दोपहर का खाना शेखर साहब के यहाँ खाना है। मैंने इनकार किया तो कहने लगे, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं बेमन से कपड़े बदलकर उनके साथ चल दी। हम रिक्शा लेकर शेखर साहब के घर चले गए। वहाँ पहुंचे तो एक नौकर ने दरवाजा खोला और हमें एक कमरे में बिठाकर बताया कि शेखर साहब अभी घर पर नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद शेखर साहब भी घर आ गए और हमारे पास आकर बैठ गए। मैं ये बात नोट कर रही थी कि शेखर बार बार मेरी तरफ देखता और मुझे घूरता था। मैं खामोशी से बैठी रही। बातों बातों में शेखर ने कहा, भाभी, लगता है आप यहाँ सहज महसूस नहीं कर रही हैं। मैंने इनकार में सिर हिलाया तो वह कहने लगे, फिर आप अभी तक क्यों खामोश हैं? मेरे घर में कोई महिला नहीं है, इसलिए मुझे ही आपको साथ देना पड़ेगा। आप इसे अपना ही घर समझिए। अच्छा आप बताइए, मुंबई आकर कैसा लग रहा है? मैंने बोला, पहले तो बहुत अकेला महसूस किया, लेकिन अब काफी हद तक आदत हो गई है। इस बार मेरी बजाय संजय ने जवाब दिया, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मजबूरी है, वरना मेरा बस चले तो 1 मिनट भी मुंबई में न ठहरूं। अब फिर शेखर ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, भाभी, क्या संजय आपको घूमने फिरने भी लेकर गए हैं? मैंने कहा, नहीं, मैंने खुद ही कभी उनसे नहीं कहा, और वैसे भी मेरी आदत ही ऐसी है कि कम ही घर से निकलती हूँ। शेखर मेरी तरफ देख रहा था और उसकी आंखें मुझे अब भी मेरे भीतर झांकती हुई महसूस होती थीं। वह बोला, लेकिन भाभी, ये मुंबई है, यहाँ के माहौल में ढलने के लिए यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा। मैं फिर खामोश हो गई। खाने के बाद हम फिर उसी कमरे में आ बैठे जहाँ आकर संजय ने शेखर से कहा कि कभी हमारे घर भी आइए खाना खाने। उसने कहा, ठीक है, किसी दिन कार्यक्रम बनाएंगे। शेखर मुझे बार बार घूर रहा था। बातों बातों में शाम के 4 बज गए। अब संजय ने शेखर से इजाजत ली तो शेखर अंदर से 2 पैकेट उठाकर लाए और मुझे थमा दिया और कहा कि भाभी, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है, आज पहली बार मेरे घर आई हैं। और एक पैकेट संजय के हाथ में दे दिया। संजय ने पैकेट पकड़ते हुए कहा, सर इसकी क्या जरूरत थी? शेखर बोला, नहीं यार, आप लोग पहली बार मेरे घर आए हो, फिर मालूम नहीं जिंदगी कहाँ ले जाए। इसके बाद शेखर हमको घर तक छोड़ने आया और घर के दरवाजे तक छोड़कर खुद चला गया। घर आकर मैंने संजय से कहा, मैं आगे कभी किसी के घर नहीं जाऊंगी। आपने देखा आपका बॉस मुझे किस तरह घूर रहा था। लेकिन संजय ने कहा, शेखर ऐसा आदमी नहीं है, बहुत अच्छा है। दफ्तर में मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसका मातहत हूँ, और तुमको बेवजह ही ऐसा लग रहा है। इसके बाद संजय ने तीनों पैकेट खुद ही खोल दिए। 2 पैकेट्स में हम दोनों के लिए नए सूट थे, जबकि एक में मेरे लिए गहने थे। वह काफी महंगे मालूम होते थे। संजय ने कपड़ों और गहनों की तारीफ करना शुरू कर दी और मुझसे कहा कि किसी दिन शेखर साहब को अपने घर खाने पर आमंत्रित करो। मैंने कहा, जिस दिन मर्जी कर लें, मगर मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। संजय ने जवाब दिया, ठीक है, ना आना तुम्हारी मर्जी, अगले रविवार को कैसा रहेगा? मैंने कहा, ठीक है। संजय शुक्रवार के दिन गोश्त और कुछ फल वगैरह घर ले आए और कहा कि परसों शेखर साहब आ रहे हैं और तुम अच्छा सा खाना पकाना। रविवार के दिन सुबह ही मैंने भुना गोश्त, रोस्ट और शोरबा जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाना शुरू कर दिए। 12 बजे के करीब शेखर हमारे घर आ गए। मैंने पारंपरिक चाय उनके लिए तैयार करके अपने बड़े बेटे के हाथ बैठक में भिजवा दी। उसे पीने के बाद खाना भी भिजवा दिया। शेखर साहब 3 बजे के करीब घर से चले गए। इसके बाद संजय अंदर आए और कहने लगे, तुम बैठक में क्यों नहीं आई? मैंने कहा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। वह कहने लगे, शेखर साहब ने बार बार पूछा कि भाभी क्यों नहीं आई और काफी नाराज भी हो रहे थे। मैं खामोश रही। इसके बाद रोज ही संजय घर आकर शेखर साहब की तारीफ करते रहते और दिन गुजरते गए। लगभग 1 महीने बाद संजय ने मुझे कहा कि आज शेखर साहब के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि वे उनके लिए पारंपरिक खाना बनवाना चाहते हैं।
मैं तुमको अगले हफ्ते उनके घर लेकर चलूंगा। मैंने इनकार किया तो कहने लगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। शेखर साहब के साथ मेरा रिश्ता भाइयों जैसा हो चुका है और तुम भी उनको अजनबी न समझा करो। खैर, मैं शनिवार के दिन सुबह संजय के साथ शेखर के घर चली गई। शेखर घर में ही मौजूद थे। उन्होंने मुझे रसोई में सामान देकर खुद दोनों गाड़ी पर बैठकर दफ्तर चले गए। दोपहर के समय संजय का फोन आया। उन्होंने मेरा हालचाल पूछा और मुझे पारंपरिक व्यंजन अच्छी तरह से तैयार करने की हिदायत देने लगे। 1:30 के करीब दरवाजे पर घंटी बजी। नौकर ने दरवाजा खोला और शेखर अंदर आ गए। वह सीधे रसोई में ही आ गए और मुझे संबोधित करते हुए कहने लगे कि भाभी, जैसा खाना अपने घर में खिलाया था वैसा ही होना चाहिए। मैं उनके पीछे देखने लगी कि संजय भी उनके साथ ही होंगे, पर वह अकेले थे। मैंने उनसे संजय के बारे में पूछा तो कहने लगे कि मैं तो किसी दफ्तरी काम के सिलसिले में यहाँ आया था, सोचा घर का चक्कर लगा लूं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। संजय अभी दफ्तर में है, मुझे भी